स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। तो नेपोलियन बहुत सारा नेपोलियन पढ़ लिया हमने। अब हम लोग यूरोप की कहानी पढ़ने वाले हैं। फ्रांस की कहानी बहुत ज्यादा पढ़ ली और उससे बोर भी हो गए। अब देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि मुद्दे की बात अब स्टार्ट हुई कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से तो सबको बता दिया कि फ्रांस से स्टार्ट हुआ, और कैसे स्टार्ट हुआ वो भी आप लोग समझ चुके हो। अब देखते हैं यूरोप में क्या क्या था during the 19th century, especially from 1830 to 1848, as nationalism spread all over the Europe. 1789, 1799 फ्रांस में रिवॉल्यूशन चला 1815 में, फिर आपका नेपोलियन को हरा दिया। वो कहानी तो चलती आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं उस कहानी को वहीं स्टॉप करके कि 19th सेंचुरी में स्पेशली 1830 और 1848 में इन 18 साल में जो नेशनलिज्म था स्प्रेड होने लग गया। कहां पर? यूरोप में। आपको जब मैंने बताया था टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, जब हमने कंटेंट डिस्कस करे थे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, तो उसमें आपका एक टॉपिक था कि द रिवॉल्यूशन पीरियड 1830 से लेके 1848, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर 1830 और 1848 में नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ यूरोप के पार्ट में। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। अब इस टाइम पे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कैसे डिवाइडेड थे? किंगडम्स में डिवाइडेड थे, यानी कि यहाँ पर क्या थे? रूलर्स थे, मोनार्क थे, अलग अलग मोनार्क थे। एक भी मोनार्क नहीं था कि पूरी जर्मनी में एक ही राजा रूल कर रहा है या पूरी इटली में एक ही राजा रूल कर रहा है। नहीं, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में, छोटी छोटी टेरिटरी में भी क्या थे? आपके अलग अलग किंगडम्स बने हुए थे। डचीज थे। डचीज हम किसको बोलते हैं? ऐसा एरिया जहां पर जो ड्यूक, जो एक कम्युनिटी थी जिस पार्ट को वो रूल करती थी, तो डचीज भी थे वहां पर। ठीक है, दूसरा कैंटून्स भी थे। कैंटून्स क्या होते हैं कि जो टेरिटरी डिवाइड कर दी जाती है, मतलब कि कंट्री के भी कुछ पार्ट्स में से कुछ कुछ अलग अलग टेरिटरी डिवाइड कर देती है की जाती है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से मतलब रूल करने के लिए, और यहाँ पे कोई अलग रूल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हम कैंटून्स बोलते हैं। whose rulers had their autonomous territory, इनके अलग रूलर थे, उनकी अलग ऑटोनॉमी थी, मतलब उनका अलग कार्यभार था। मतलब किंगडम्स भी है उसमें, ऑटोनॉमस रूलर भी हैं, और अलग से फिर ड्यूक जो कम्युनिटी है उनका पार्ट अलग है। तो इतना ज्यादा वेरिएशन हुआ करता था इन छोटी छोटी कंट्री में। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो बात समझ में आती है कि बड़ा कंट्री है, चाइना की बात करें बड़ा कंट्री है, लेकिन ये यूरोप की छोटी छोटी कंट्री, और यहाँ पर भी इतने ज्यादा डाइवर्सिटी होना, वेरिएशन होना, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात थी। ठीक है, नेशन स्टेट। ठीक है, आप नेशनलिज्म पढ़ा था। व्हाट इज नेशन स्टेट? 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछा जाता है। क्या होता है? इन अ नेशन स्टेट अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। एक नेशन स्टेट में पावर कैसी होती है? सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब सेंटर में होती है, ताकि वो सबको क्या कर रही है? रूल कर पा रही है, एक्सरसाइज कर पा रही है सोवेरियन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। सोवेरियन कंट्रोल मतलब कि उसी का रूल हो, किसी दूसरी कंट्री का, बाहरी ताकत का उसके ऊपर रूल ना हो, और जो टेरिटरी हो वो कैसी हो? क्लियरली डिफाइंड हो। मान लो सपोज कि ये एक पूरा पार्ट है, ये कोई सी कंट्री है, कंट्री ए नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, तो अब यहाँ के पार्ट पे अलग रूलर है, यहाँ पर डचीज है, यहाँ पर कैंटून्स है, यहाँ पर कुछ अलग किंगडम है। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड नहीं हुआ। अब मान लो कि ये एक कंट्री बी है, लेकिन यहाँ पर एक ही रूलर है, आपका एक ही रूलर है और इसी के पास पावर है और इसी की चल रही है। अब यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री क्या या बाहरी कोई राजा रानी की पावर वो इस पे नहीं चला पाएगा। यहाँ पर अगर ये राजा है इसका, तो ये सेंट्रलाइज्ड पावर है, और ये सोवेरियन मतलब कि किसी भी बाहरी ताकत से बाहर होना। ठीक है, डिफाइंड टेरिटरी, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, ये पूरी डिफाइंस को पता है कि मुझे ये पूरा एरिया मेरा है और मुझे इस पे क्या करना है? रूल करना है। ठीक है, द कॉमननेस ऑफ द नेशन स्टेट वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स एंड थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। जो एक कॉमननेस आई थी नेशन स्टेट की, ये कहाँ से आई थी? कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, एक्शन लेने पड़े थे लीडर्स और कॉमन पीपल को। मिडिल क्लास थे, कॉमन पीपल थे, इन्होंने आवाज उठाई थी किसकी? नेशन स्टेट की। नेशन स्टेट इतनी ईजिली, जितना हम, क्योंकि आज हम लोग एक नेशन स्टेट में रहते तो हमको ईजिली लगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बहुत लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी मोनार्की से नेशन स्टेट बनाने में। ठीक है, अर्नेस्ट रेनान। ठीक है, ये एक देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अर्नेस्ट रेनान। कौन थे ये? द फ्रेंच फिलोसोफर हु डिलीवर्ड अ लेक्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन। अगर पेपर बहुत ही ज्यादा टफ बनता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ऊपर। ठीक, फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में क्या दिया था? लेक्चर डिलीवर्ड किया था। लेक्चर व्हाट इज नेशन एक्ट हिम अ नेशन इज द क्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। तो इन्होंने क्या बताया कि नेशन क्या है? कि
क्यूमुलेशन है मतलब इकट्ठा हुआ है, किससे इकट्ठा होके बना है, लॉन्ग पास्ट जो था लोगों का सेक्रीफाइस और उनके डिवोशन, मतलब लोगों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने सेक्रीफाइस करे, उनके उसको इकट्ठा करके क्यूमुलेट करके क्या बना है, नेशन स्टेट बना है। अ नेशन इज देयरफॉर एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय लार्ज स्केल सॉलिडिटी। तो नेशन क्या है, एक एंटिटी है, जो एक बड़ी एंटिटी है जो फॉर्म हुई है एक बड़े स्केल पर, ठीक है। तो ये किसने बोला था, अर्नेस्ट रेनन ने बोला था। जनरली इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ अगर पेपर आपका टफ होता है तो क्वेश्चन अर्नेस्ट रेनन से बनता है। तो अभी ये वाला वीडियो हम यहीं तक, इस पार्ट को यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी आपको कुछ क्या समझना है, अभी आपको यही समझना है, नेपोलियन की कहानी आपको पढ़ लेनी है, नेपोलियनिक कोड आपको याद कर लेना है, और दूसरा आपको द आइडिया ऑफ नेशन यानी कि नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।